दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और हम कॉमिक पढ़ रहे थे नरक नियति, जहाँ मैंने इस कॉमिक को 55 पेजेस तक कवर कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के पार्ट। ओ, इसके कंठ से तीव्र विष फुहार बौछार की तरह निकल रही है। आह, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां तक गला डालेगी यह विष बौछार। पर मुझे हार नहीं माननी। आगे बढ़ते रहना होगा मुझे और पहुंचना होगा इसके कंठ में स्थित विष ग्रंथि तक। यह इसकी विष ग्रंथि प्रतीत होती है। अगर मैं इसे फोड़ दूं तो उफ, यह जानलेवा विष बौछार। लगता है मैंने खुद ही अपना जीवन समाप्त करने का रास्ता चुन लिया है। परंतु उसने सही रास्ता चुना था। स्प्लाइस फर। किसी भी नाग की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही होती है, उसकी विष ग्रंथि। विष ग्रंथि फटते ही उसकी विष बौछार फव्वारे की तरह ऊपर की ओर उठती है। विष बौछार की तीव्र वेग और ग्रंथि फटने की पीड़ा ने सुरसा सर्प को अपना मुंह खोलने पर विवश कर दिया। ओ, मैं तो बीच समुद्र में था। यह ठोस धरती कहाँ से आ गई? धड़! इससे पहले कि नरकनाशक कुछ समझ पाता, एक और अविस्मरणीय दृश्य उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। हैरान ना हो वत्स, इस नाग समुद्र क्षेत्र का देवता हूँ मैं। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु भेजा गया था। भेजा गया था? किसके द्वारा और क्यों देव? यह ज्ञात करने हेतु कि तुम नाग रत्न प्राप्ति योग्य हो या नहीं। तुमने खुद को योग्य सिद्ध कर दिया। अब तुम अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हो। क्षमा करें देव, परंतु आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन लेना चाहता है मेरी परीक्षा? निश्चिंत रहो वत्स, उचित समय आने पर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। ओ देव, सुरसा सर्प तो ओझल हो गए। निश्चिंत रूप से यह द्वीप ही मेरी यात्रा का अगला चरण है, परंतु आगे किधर बढ़ूं? अरे, यह बीन की स्वर ध्वनियाँ किधर से आ रही हैं? पी 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 पी। उफ, अजीब मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन है यह तो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मैं स्वतः ही बीन की इस स्वरध्वनि की ओर खींचने को विवश हो गया हूँ। पी 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 पी। यह तो कोई प्राचीन नाग मंदिर है जो कि अब खंडर हो चुका है। यहाँ यह बीन कौन बजा रहा है? उफ, बीन की ध्वनि तीव्र होती जा रही है। अब तक मेरी इच्छा शक्ति मेरे मस्तिष्क पर किसी तरह नियंत्रण बनाए हुए थी, पर अब वो भी जवाब दे रही है। पी पी। मंदिर के स्तंभों पर बने इस पाषाण यक्ष सपेरों के बीन से निकल रही है यह सम्मोहित करने वाली ध्वनियाँ। नरकनाशक की नाग शक्तियाँ उसकी शत्रु बन गई थी। किसी आम नाग की तरह नरकनाशक भी बीन की स्वर ध्वनियों पर झूमने के लिए विवश हो गया था। ओ, पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो उठे और बीन बजाते हुए आक्रामक रूप से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। पी पी पिया। मैं अपने सर्प सैनिकों को आदेश नहीं दे पा रहा हूँ। हुफ, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी नाग शक्तियाँ इन पाषाण यक्षों पर कारगर होंगी। अरे, बीन की आवाज़ से सम्मोहित हुए मेरे सर्प सैनिक स्वतः ही मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। उफ, मुझ पर कमजोरी हावी हो रही है। पी पी क्रिंच क्रिंच। मेरे सर्प सैनिक बीन की ध्वनि से सम्मोहित हुए। जैसे ही पाषाण यक्ष सपेरों के निकट पहुंच रहे हैं, वो उन्हें कुचल कर मार रहे हैं। मेरा हश्र भी मेरे सर्प सैनिकों जैसा ही होने वाला है। मैं भी खुद को पाषाण यक्ष सपेरों की ओर रेंगने से रोक नहीं पा रहा हूँ। पी पी। पाषाण यक्ष मुझे भी सर्पों की भांति कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हुफ, मुझे अपनी जवाब देती इच्छा शक्ति को एकत्रित करना होगा। पीप पीप पीप, धड़ाम धड़ाम, और बचने की कोई युक्ति लगानी होगी। पर क्या? बचाव का कोई भी साधन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक साधन है, यह गलत सर्पों की आकृतियाँ। गलत सर्पों की विशेषता यह होती है कि वो सीधे अपने शत्रु की श्वास नली पर प्रहार करते हैं। हुफ, मुझे शीघ्रता दिखानी होगी। मेरा मस्तिष्क अब और सहन नहीं कर सकता।
यदि स्तंभ से निकले पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो सकते हैं तो ये पाषाण गलट सर्प भी जीवित होने चाहिए। बस मुझे अपने भीतर बची कुची शक्ति का आखिरी कतरा तक लगाकर इन्हें उखाड़ना होगा। कड़क कड़क कड़क। इन्हें तो किसी प्रकार मैंने उखाड़ लिया, पर अब मुझ में लेश मात्र शक्ति भी शेष नहीं है। पाषाण यक्ष मुझे कुचलने के लिए बेहद निकट आ चुके हैं। पी पी। ओ, पाषाण यक्षों के निकट आते ही गलट सर्प स्वतः में जीवित हो गए हैं। गलट सर्पों के पाषाण यक्षों की गलट पकड़ते ही दोनों ही स्थिर और निर्जीव हो गए। बीन की आवाज भी बंद हो गई। हा हा, अब जाकर कुछ चैन पड़ा। बीन के सम्मोहन से मुक्त होकर मेरे सर्प सैनिक भी वापस मेरे शरीर में समा रहे हैं। लगता है यह मेरी यात्रा का अगला पड़ाव है। एक अजीब सा आकर्षण है इस मंदिर में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, जैसे इस स्थान से मेरा कोई गहरा संबंध हो। परंतु अपने होशो आवास में मैं तो कभी यहाँ नहीं आया हूँ। ओह, यह क्या? यह तो किसी देवता की प्रतिमा है, शायद इस मंदिर के आराध्य देव की। इस प्रतिमा के पीछे बने विशाल समुद्री नक्शे पर बने उस काले बिंदु को अंकित किया गया है, जिसके नीचे कालद्वीप लिखा हुआ है। यानी मेरा अगला गंतव्य यही कालद्वीप है। नक्शा तो मैंने पूर्णतः दिमाग में उतार लिया, पर नाग नौका तो देव सुरसा सर्प से नष्ट कर दी थी और इस स्थान तक तैर के तो पहुंचा नहीं जा सकता। इस उजाड़ टापू पर नौका निर्माण की कोई वस्तु भी नजर नहीं आ रही है। ओ, यह क्या? यह तो किसी विशालकाय नाग की अस्थियां हैं जो कि नौका के आकार में हैं। शायद यह यहाँ कालद्वीप पहुंचने के साधन के रूप में ही मौजूद है। सर्प अस्थि नौका स्वतः ही उस दिशा में बढ़ चली जिधर नक्शे पर कालद्वीप अंकित था। वो धुंध से बाहर निकलकर आ रहा है बिग ब्लैक बुलडॉग। इस बार वह किसी अजीब सी हड्डियों की नाव पर सवार है। मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा। गुलाम के लिए क्या आदेश है बिग ब्लैक बुलडॉग? अभी इसका काम तमाम कर दूं क्या? तू चुपचाप इसका पीछा कर। इसे अंदेशा भी नहीं होना चाहिए कि कोई इसके पीछे है। इसका शिकार खुद बुलडॉग सही समय आने पर करेगा। कालद्वीप, इस द्वीप की धरती तो वाकई काली है, शायद इसीलिए इसका नाम कालद्वीप होगा। इस कंटीले बीहड़ में आगे बढ़ना होगा। नागराज के पीछे जाने की बजाय बुलडॉग ने समुद्र में छलांग लगा दी। जाने क्या षड्यंत्र कुल बुला रहा था उसके कुटिल मस्तिष्क में, या फिर वहाँ वो मात्र अपने रहनुमा स्वामी शंकर शहंशाह का हुक्म बजाने आया था। तू यहीं रुक और मेरे लौटने का इंतजार कर। फिलहाल नागराज का सामना उन आश्चर्यजनक शक्तियों से होने वाला था जिनके अस्तित्व की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओह, पहले मुझे एहसास नहीं हुआ, पर यह कंटीली बेलें तो मेरे शरीर में धंस कर मेरा खून चूस रही है। आने वाले समय में यह आश्चर्यजनक शक्तियाँ उसका ही शक्ति विस्तार करने वाली थी। स्क्रिंच स्क्रिंच, इन्हें अपने शरीर से अलग करना होगा, अगर वो उनसे बच पाता तो। उफ, अलग होने के बजाय यह बेलें तो मुझसे और अधिक चिपटती जा रही है। बाहर आओ मेरे नाग साथियों और आज़ाद कराओ मुझे। नाग साथी भी मुझे आज़ाद नहीं करा पा रहे हैं। यह तंत्र वेल है लड़के, इनकी चपेट में जो एक बार आ गया फिर वो निचुड़ी हुई लाश बनकर ही छूटता है। तक्षिका के तंत्र वन में यदि देवता भी फंस जाएं तो जीवित बाहर नहीं निकल सकते। तेरी बिसाती क्या है लड़के? तक्षिका, यह वही नागिन है ना जो अब नागराज की त्रिसर्पी का हिस्सा है। सही समझे मित्रों, यह त्रिसर्पी की अभिन्न कड़ी और नरकनाशक नागराज की चीर मित्राणी तक्षिका ही थी। तक्षिका और नरकनाशक नागराज का पहला आमना सामना था वो। अगर नागराज ने जल्दी इससे लड़ाई का रुख अपनी ओर नहीं झुकाया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे साधारण वार से तू हमसे जीतने की अपेक्षा करता है नागराज? ऐसे साधारण वार से तू हमसे जीतने की अपेक्षा करता है नागराज? लक्ष्य निर्धारित करके किया गया साधारण से साधारण वार भी कई बार अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ओह,
हमारी कुंडली की जकड़ स्वतः ही खुल रही है। यह तूने कैसे किया? नाग चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो महात्मन, परंतु उसकी दुम सदैव उसकी कमजोरी रहती है। मैंने आपकी ऋण रूपी दुम पर प्रहार कर उसे शून्य कर दिया है। मात्र हमारी दुम को संज्ञा शून्य कर खुद को विजेता मत समझ नागराज। हमारे मारक अस्त्रों पर तेरे इस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यह यह क्या? हम अपना संतुलन नहीं बना पा रहे। उफ! धाड़! मेरा वार धीरे धीरे आपकी पूरी रीढ़ को सुन कर रहा है, जिस वजह से वह आपके तीनों धड़ों को भार नहीं ऋण को सुन्न कर रहा है, जिस वजह से वह आपके तीनों धड़ों का भार नहीं उठा पा रही है। लड़ाई खत्म हुई महात्मन, आप हार गए। इतनी जल्दी नहीं नागराज, अभी महात्मन की सेविका नाग तांत्रिका नगीना जीवित है। खुश तड़ाक! ओ, कुछ देर के लिए वाकई तुम्हें भूल ही गया था मैं। युद्ध में भूल करना बहुत महंगा साबित होता है नागराज। जुम्बड़ाक! यह तंत्र वार तेरी जान लेकर ही छोड़ेगा तुझे। उफ! असहनीय पीड़ा हो रही है। यह अपने तंत्रवार अपने गले में बंधी नागमणि से कर रही है। मुझे इसकी नागमणि इसके गले से निकालनी होगी। ओ ओ मेरी मणि, ओ मेरी मणि! हुफ! सब कुछ राहत मिली, अब कुछ राहत मिली। क्या कहती हो नगीना? क्या बिना अपनी मणि के भी मुकाबला करना चाहती हो? तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुकाबला यहीं खत्म। अब यह मणि तेरे शरीर से तभी अलग होगी जब तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। शायद यह सही कह रही है। असहनीय पीड़ा जल्दी मेरे दिमाग को संज्ञा शून्य कर रही है, और लाख बल लगा कर भी यह मणि मेरे हथेली से अलग नहीं हो रही है। और कोई चारा नहीं है, पापा को इन्फॉर्म करना ही होगा। इस कमबख्त से मैंने कहा था कि मुझे परेशान ना करे। बीप बीप! ओ, यह तो गंभीर मामला है। हमें यहाँ अपनी कथा को एक और छोटा सा अल्प विराम देना होगा मित्रों। आश्वासित रहें, मैं अति शीघ्र वापस लौटूंगा और आपको बताऊंगा कि अपने जिस बेटे को मैंने अपना लगते जिगर समझा था, उसने ही कैसे दिया मुझे जीवन भर का नरक दंश। क्रमशः इस सनसनीखेज रहस्य से पर्दा उठेगा आगामी अंक कॉमिक्स नरक दंश में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नरक दंश कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।